हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मुकेश जांगीर आज की क्लास में आपके लिए लेके आया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज। इस टॉपिक को अपन डिस्कस करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? नीट या जेईई मेन एडवांस के अंदर कई बार एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको पूछा जाता है कि ये स्पीसीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ऐसा तो पूरी केमिस्ट्री में बहुत सारी स्पीशीज हो सकती हैं जिनका एग्जिस्टेंस होता है या नहीं होता है, लेकिन आज की क्लास के अंदर मैं आपको ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज या आयंस या मॉलिक्यूल्स के बारे में बताने वाला हूं कि उनका एग्जिस्टेंस है या नहीं, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड या फिर ये कहें कि एनसीईआरटी बुक ओरिएंटेड ही है। लगभग 19 स्पीशीज की मैं यहां पर बात करने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को। टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज। इस टॉपिक में मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातों को क्लियर करूंगा, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट ये नहीं बताने वाला कि ये रीजंस है इनके कारण स्पीशीज एग्जिस्टेंस रखती है और इनके कारण नहीं रखती। तो पहले अपन जीरो से स्टार्ट करेंगे ताकि इस टॉपिक को आप डीप से क्लियर कर सकें, ठीक है। तो देखिए, इस रूल को समझने से पहले एक और रूल मैं इसको समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट रूल है। वो रूल क्या है? सिज्विक रूल ऑफ एक्सपेंडेड ऑक्टेट। देखिए, इस रूल की हेल्प से अपन 2-3 पॉइंट क्लियर करने वाले हैं यहां पर स्पीशीज एग्जिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये रूल क्या है? एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड का मतलब ऑक्टेट को एक्सपेंड करना। अब बात आ गई कि कौन कौन सी स्पीशीज है वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकती है। तो इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशंस क्या क्या कंसीडर करते हैं? पहली कंडीशन है कि उस स्पीशीज के पास क्या होनी चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। अगर उस स्पीशीज के पास, उसके सेंट्रल मेटल आयन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो अपने ऑक्टेट को 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स में भी एक्सपेंड कर सकता है। अब आप कहोगे सर 8 से ज्यादा वाली तो होती ही नहीं, ऑक्टेट रूल है। ऐसा नहीं है, स्पीशीज सब एग्जिस्ट करती है, बस ये बोल देते हैं कि वो ऑक्टेट को फॉलो कर रही है और कोई फॉलो नहीं कर रही। पहला केस वैकेंट ऑर्बिटल। सेकंड है स्टेरिक क्राउडिंग। ये आपके लिए नया वर्ड होगा, स्टेरिक क्राउडिंग लो। स्टेरिक क्राउडिंग का मतलब होती है भीड़ भाड़, धक्का मुक्की। सेंट्रल एटम के पास ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। इस पॉइंट को मैं जब एग्जांपल आएगा उस टाइम अपन कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके एक एक एग्जांपल्स। देखिए, आप मेरे को बताते जाइएगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है। देखिए, सबसे पहले नंबर 1, SiF4 प्लस 2F माइनस क्या बनेगा? SiF6 2 माइनस। क्वेश्चन, क्या ये बन सकती है? हाँ, बन सकती है। रीजन, सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ऑक्टेट तो यहां पर जरूर कंप्लीट है, लेकिन ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट कौन से? डी ऑर्बिटल, तो इसका एग्जिस्टेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, CF4 प्लस 2F माइनस, क्या CF6 2 माइनस बनेगा? तो नहीं बनेगा। क्यों? माना कि ये कार्बन फैमिली में है, लेकिन इसके पास में नो वैकेंट ऑर्बिटल। बेटा, सेकंड पीरियड में मैक्सिमम कोवेलेंस या मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की क्षमता 4 होती है। 4 से ज्यादा बॉन्ड ये नहीं बना सकता, इसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहीं पे, CCl6 2 माइनस का भी एग्जिस्टेंस नहीं होगा। रीजन, कार्बन का फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड। नंबर 3, SiCl4 प्लस 2Cl माइनस क्या बनेगा? SiCl6 2 माइनस। क्वेश्चन ये आ गया कि एग्जिस्टेंस होगा या नहीं होगा। आपको ये लग रहा होगा कि एग्जिस्टेंस हो जाना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल है। चलो ठीक है बेटा, यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल तो है, लेकिन यहां पर क्या हो जाती है? स्टेरिक क्राउडिंग भी है। स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगी तो इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अब आप ये क्वेश्चन करोगे कि सर स्टेरिक क्राउडिंग है क्या? क्या ये भीड़ भाड़ है? क्या धक्का मुक्की? तो देखिए क्या होता है, ये आपका सिलिकॉन एटम है मान लीजिए,
ठीक है। इसमें मैंने कहा कि स्मॉल साइज के 6 फ्लोरीन जुड़ गए थे, 1 2 3 4 5 6, ये आपके क्या जुड़ गए, फ्लोरीन। ध्यान रखिएगा फ्लोरीन की साइज काफी छोटी होती है सिलिकॉन। अब मैं ये कहूं कि ये आपका तो सिलिकॉन है, क्या इसके साथ क्लोरीन जुड़ जाएगा, 6, तो बेटा 1 2 3 4 क्लोरीन तो जुड़ गए थे, इसलिए ऐसा Cl4 होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं 5 और 6, ये क्लोरीन इसके साथ में नहीं जुड़ पाएंगे। रीजन, साइज ऑफ फ्लोरीन कम है और क्लोरीन की साइज ज्यादा है, तो उस केस में यहां पर क्या हो जाएगी, क्राउडिंग हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर, ठीक है, एक और केस बात करते हैं। अगर मैं बात करूं सिलिकॉन की जगह जीईओ, जर्मेनियम, तो उस केस के अंदर क्या होगा, ये आपका जर्मेनियम, क्या 6 Cl जुड़ जाएंगे इस केस में, हाँ जुड़ जाने चाहिए, क्योंकि माना कि क्लोरीन की साइज बड़ी है फ्लोरीन से, लेकिन इस बार सेंट्रल मेटल एटम जो Ge है उसकी साइज भी बढ़ गई, इसलिए स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी। तो अपन क्या कहेंगे, अगर सेंट्रल एटम की साइज बढ़ जाए तो स्टेरिक क्राउडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर यहां पर क्या हो, सेंट्रल एटम क्या है, छोटा, और ठीक है, तो उस केस में स्टेरिक क्राउडिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अपन ये भी कह सकते हैं सेंट्रल एटम अगर छोटा है और टर्मिनल एटम क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगी। अपन ये भी कह सकते हैं सेंट्रल एटम बड़ा है और टर्मिनल एटम अगर छोटा है तो स्टेरिक क्राउडिंग कम हो जाएगी। ये देखो टर्मिनल एटम वाला केस, ठीक है ना, यहां पर क्या होगा, टर्मिनल एटम अगर छोटा है तो स्टेरिक क्राउडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी स्टेरिक क्राउडिंग क्या है। टर्मिनल एटम अगर क्या हो, छोटा, और सेंट्रल एटम हो बड़ा, टर्मिनल एटम यहां छोटा यहां कम है, सेंट्रल एटम यहां बड़ा, तो स्टेरिक क्राउडिंग कम है। अगर सेंट्रल एटम क्या हो जाए, छोटा, तो उस केस में क्राउडिंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक बात और, आपको ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है ना, कि सेंट्रल एटम की साइज इसकी तुलना में, ऐसे नहीं है, ये बेटा कंपैरेटिव स्टडी है। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि यहां पर ये बड़ा ये छोटा इसलिए हो गया, यहां पर ये बड़ा ये छोटा इसलिए हो गया। ये कंपैरेटिव स्टडी है टर्मिनल एटम्स की और सेंट्रल एटम्स की। अब आप बोलोगे ऐसा तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं, तो हम क्या करें, ऐसा केस होगा, ज्यादा पॉसिबल नहीं है, 2-3 केस ही इसके पॉसिबल है, वो मैं आपको यहां पर बता दूं। ठीक है, पहले यहां पर वापस आते हैं, तो SiCl6 का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, रीजन स्टेरिक क्राउडिंग। अब नंबर 4 देखिए, सिलिकॉन के बाद में GeCl4 प्लस 2Cl माइनस क्या हो जाएगा, GeCl6 2 माइनस एग्जिस्ट हो जाएगा, सेंट्रल एटम बड़ा होगा। इसी तरीके से SnCl6 प्लस 2Cl माइनस क्या बन जाएगा, SnCl4 था, Cl6 2 माइनस एग्जिस्टेंस हो जाएगा, सेंट्रल एटम बड़ा है। इसी तरीके से मैं अगर यहां पर बात करूं SnOH4 था, अगर OH6 2 माइनस हो जाए तो उस केस में एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। अब आपको सर ये तो बहुत बड़ा ग्रुप है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऑक्सीजन बहुत बड़ा नहीं होता, ठीक छोटा ही है, और हाइड्रोजन की तो कोई साइज ही मत कंसीडर करो, बहुत छोटा है, तो इसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो स्टेरिक क्राउडिंग वाला केस। एक और इंपॉर्टेंट स्टेरिक क्राउडिंग वाला केस है, वो मैं यहीं पर लिख देता हूं। इसी तरीके से होता है एक BCl4 माइनस, ये भी बेटा स्टेरिक क्राउडिंग का केस है। सेकंड पीरियड के साथ थर्ड पीरियड का बड़ा एलिमेंट जुड़ गया, बोरोन बहुत छोटा होता है, तो इसका एग्जिस्टेंस हो नहीं पाएगा, तो ये भी स्टेरिक क्राउडिंग का ही केस है। ऐसे 1-2 केस हो रहे हैं, वो अपन कंक्लूड करेंगे लास्ट में। नंबर 6 बात करते हैं, बोरोन BF3 से बात करूं BF4 माइनस, से बात करूं मैं BF6 3 माइनस, कौन सा एग्जिस्ट होगा, ये एग्जिस्ट हो सकता है क्योंकि 4 बॉन्ड है, फ्लोरीन भी छोटा है। ये नहीं होगा, रीजन नो वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास नहीं है, और ये अपनी ऑक्टेट को भी एक्सपेंड नहीं कर सकता है। इसी तरीके से बात करें
अभी बात की थी BCl3 से BCl4 माइनस, तो ये भी एग्जिस्टेंस नहीं रखेगी, रीजन स्टेरिक क्राउडिंग। बेटा आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जगह जगह काम में आने वाले हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इस तरीके से आप इनको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके थ्रू अपन ये देखते हैं कि वो स्पीसीज एग्जिस्टेंस रखती है या नहीं है। टॉपिक अपना डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। आपने 11th क्लास के अंदर पीरियोडिक टेबल चैप्टर में पढ़ा होगा क्या क्या कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, वैसा ही कुछ है ये डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। देखिए इसकी हेल्प से अपन कैसे डील कर सकते हैं कि कोई स्पीसीज एग्जिस्टेंस रखती है या नहीं रखती। अब देखिए मैं आपको पहले का एग्जांपल बता देता हूं। एग्जांपल ये है कि PF5 का तो एग्जिस्टेंस होता है लेकिन PH5 का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसी तरीके से और भी स्पीसीज है, उनको अपन स्टडी करेंगे। तो देखिए पहले मैं इस एग्जांपल से डील करता हूं। आपको पता है फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अगर बात करें कंप्लीट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d0, ये है आपका फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं बात करूं रिप्रेजेंटेशन से, ये आपकी थर्ड सेल का 3s और ये 3p और ये 3d। अब देखिए क्या होता है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस आपको पता है कि जैसे जैसे सब सेल इंक्रीज होगी sp/df, डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब इसकी डिस्टेंस क्या है, सबसे ज्यादा है, और न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होगा उस केस में उस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, उतनी ही ज्यादा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि न्यूक्लियस से जितना दूर कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है उस केस में उसकी एनर्जी क्या होती है, उतनी ही ज्यादा। तो मतलब ये 3D की एनर्जी सबसे ज्यादा है और यहां पर इसकी एनर्जी क्या है, सबसे कम। अब यहां पर देखिए क्या होगा, अब अगर मैं बात करता हूं कि PH5 का एग्जिस्टेंस है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, जो कॉन्फ़िगरेशन S और P का है, एक S से इलेक्ट्रॉन आपको D में भेजना पड़ेगा, और अगर यहां से यहां पर इलेक्ट्रॉन भेजते हैं और आपको पता लग चुका है कि इसकी एनर्जी ज्यादा है इसकी कम है, तो ये जो गैप है, एनर्जी गैप, ये क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर मैंने इसको शिफ्ट करवा दिया, शिफ्ट करवाने पर क्या करना पड़ेगा, अपने को बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जो एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं इस शिफ्ट की 3s से 3d, तो एनर्जी गैप क्या है, ज्यादा है, तो इस केस में ये क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ज्यादा, और एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ज्यादा तो खुद की एनर्जी क्या हो जाएगी, उस मॉलिक्यूल की एनर्जी हो जाएगी खुद की ज्यादा। और खुद की एनर्जी अगर ज्यादा है बेटा, आपको पता है अगर कोई भी मॉलिक्यूल हाई एनर्जी में है तो वो क्या होता है, अनस्टेबल, स्टेबल नहीं रहता है। स्टेबल केवल वही होता है जो जितना ग्राउंड लेवल पर है, जितनी कम एनर्जी पे है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैंने बात कर दी PH5 की, तो उस केस में 3s और 3d के बीच में एनर्जी गैप लार्ज होता है, ज्यादा डिस्टेंस करने के लिए एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, हायर एनर्जी पर चला जाएगा और उस केस में अनस्टेबल होगा। इसलिए इस तरीके का एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। अब बात आ गई कि ये तो सर ठीक आपने बता दिया कि ऐसा नहीं होगा, हायर एनर्जी है इसलिए क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल है, तो आपने ये क्यों कहा कि PF5 का एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है ना, फ्लोरीन क्यों, एनर्जी गैप तो ज्यादा ही है। तो इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करता हूं PF5 की, आपको पता है फास्फोरस के साथ ये F, ये 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं आपके फास्फोरस के साथ। अब यहां पर एक बात तो आपको क्लियर है कि इस जो टर्मिनल एटम है इसकी EN क्या होती है, फ्लोरीन की, फ्लोरीन की EN क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव पावर ज्यादा आ जाएगा। अब अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया तो क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है इसका पावर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा, ठीक है ना। अगर F की EN ज्यादा है तो फास्फोरस पर डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा, और डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा उस केस में अट्रैक्ट 3D,
3D को अट्रैक्ट करेगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी कम। डिस्टेंस अगर कम हो जाएगी तो एब्जॉर्ब एनर्जी कम, एब्जॉर्ब एनर्जी कम करेगा तो ओवरऑल एनर्जी भी क्या होगी, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, कम ही रहेगी, लो ही रहेगी। उस केस में वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। स्टेबल भी ना कहें तो ये कह सकते हैं कि वो पॉसिबल है, एग्जिस्ट हो जाएगा। तो ये रीजन है कि पीएफआई एग्जिस्ट करता है, पीएसआई नहीं करता है। अगेन मैं रिवाइज करवा दूं, जनरली ऐसा थर्ड पीरियड में नहीं होता है लो ईएन वाली स्पीसीज के लिए, तो ये एग्जिस्टेंस नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ईएन ज्यादा होने पर पॉजिटिव पावर ज्यादा 3D इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, डिस्टेंस हो गई कम, डिस्टेंस हो गई कम तो एब्जॉर्ब एनर्जी कम करनी पड़ेगी ना आगे मूव करवाने के लिए, और कम करेगा ओवरऑल एनर्जी भी कम, तो उस केस में वो स्पीशीज एग्जिस्टेंस रख सकती है। तो इसी तरीके से मैं एग्जांपल बता देता हूं आपको, जैसे पीएफ5 का एग्जिस्टेंस होता है, पीएच5 का नहीं होगा। इसी तरीके से SH6 का भी नहीं होता, SH4 का भी नहीं होता, S6 का एग्जिस्टेंस रखता है। इसी तरीके से मैं कहूं कि XeF2, बेटा इसमें तो सारे पेड़ होते हैं, एक बार एक्साइट करवा सकता है, अगर फ्लोरीन है इलेक्ट्रॉन को पावरफुली अट्रैक्ट करेगा, और ये XeH2 एग्जिस्टेंस नहीं रखता, तो ये तो नोट, और ये आपकी स्पीसीज एग्जिस्टेंस रखती है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना है। तो आपको कुछ स्पीसीज के बारे में पता लग गया होगा, ये वाली और ये वाली, तो ये आपको ध्यान में रखना है, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए एक और रीजन जिसके कारण स्पीसीज एग्जिस्टेंस नहीं रखती, रिड्यूसिंग एक्शन, नोट आईपीई, नोट इनर्ट फेयर इफेक्ट। वैसे मैंने आपको इनर्ट फेयर इफेक्ट पे समझाया, फिर भी दोबारा देख लीजिए कि मैंने ये बताया था कि पीबी I4 और नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार BI5, ये स्पीसीज नोट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि आपको पता है I माइनस का रिड्यूसिंग पावर है, तो I माइनस इसको रिड्यूस कर देती है किसमें, PbI2 प्लस I2 में। यहां पर भी ये I माइनस इसको रिड्यूस कर देती है BiI3 प्लस I2। आपको ये नहीं कहना है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण कम स्टेबल है, वैसे तो आपको पता है Pb+2 इज मोर स्टेबल देन Pb+4, लेकिन ये आपको ऐसे यहां पर नहीं कहता इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण कन्वर्ट होगी, नहीं बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टेबिलिटी को बताता है, ये नहीं कहता कि ये स्पीशीज एग्जिस्टेंस रखेगी या नहीं रखेगी। तो आपको यहां पर ये ध्यान में रखना। इसी तरीके से कौन सी स्पीशीज एग्जिस्ट कर जाएगी, इनके अलावा सारी एग्जिस्ट कर जाएगी। अगर मैं यहां पर बात करूं PbF4, PbCl4 और PbBr, ये एग्जिस्टेंस रखती है। ठीक है ना, तो ये बात क्लियर हो जाए। अगर इनर्ट फेयर इफेक्ट वाली बात सही होती तो ये तो नोट एग्जिस्ट करनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या, रिड्यूसिंग एक्शन। इसी तरीके से जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो एक बार फिर से देख लेते हैं, स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक क्राउडिंग के कारण कौन कौन सी स्पीशीज का एग्जिस्टेंस नहीं हुआ था, ध्यान रखिए। SI बहुत ही लिमिटेड है बेटा, बहुत ही लिमिटेड है। SiCl6 2 माइनस, BCl4 माइनस एंड थर्ड PI5 गैसियस स्टेट। ठीक है, ये एग्जिस्टेंस नहीं रखती। अब आपके दिमाग में एक बत्ती जली होगी, कौन सी बत्ती, ये सर यहां पर I माइनस है, तो इसका रीजन तो ये बताना चाहिए था, रिड्यूसिंग पावर। आपने स्टेरिक क्राउडिंग क्यों कहा है? स्टेरिक क्राउडिंग तो पहले देख लो, फॉस्फोरस की साइज ठीक है, लेकिन यहां पर आयोडीन की साइज बहुत बड़ी हो जाती है, तो उस केस में यहां पर इस तरीके से बहुत सारे आयोडीन नहीं जुड़ पाएंगे। ये मैंने साइज बताई है, लेकिन इसकी साइज बहुत ज्यादा होती है तो धक्का मुक्की होगी, इसलिए एग्जिस्टेंस नहीं करेगा। ये तो सही रीजन है। अब आप सोचोगे कि रिड्यूसिंग पावर वाला देख लेते हैं, तो देख लीजिए, ये P+5 में है, I माइनस है, तो यहां पे इसका मतलब ये हो गया, अगर रिएक्शन करवाएंगे तो बदल जानी चाहिए थे किसमें, PI3 प्लस I2 में, लेकिन होगा क्या, दिस इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है, बट दिस इज नॉट गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कोई बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नहीं है कि इसको ऑक्सीडाइज कर दे, तो इस तरीके से रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती कि +5 खुद को +3 में बदलने की टेंडेंसी रख रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई यहां पर स्टेरिक का।
इसी तरीके से इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा था, वैकेंट ऑर्बिटल। तो वैकेंट ऑर्बिटल के भी 4-5 क्वेश्चन एग्जांपल्स है, मैं यही लिख देता हूं। सबसे पहला था BF6, BF4 माइनस होता है, BF6 3 माइनस नहीं होता है। इसी तरीके से CF6 2 माइनस एंड CCl6 2 माइनस नहीं होता है। इसी तरीके से NCl5 भी नहीं होता है। रीजन नाइट्रोजन के पास 4 ही बॉन्ड है, मैक्सिमम 4 बॉन्डिंग हो सकती है, ये नहीं होता है। इसी तरीके से NCl5 के बाद में एक और स्पीसीज थी BF6, CF6, NCl5, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बोरोन, हाँ, OF4 एंड OF6। ये स्पीसीज भी एग्जिस्टेंस नहीं रखती। आप ये बोल रहे होगे कि सर यहां पर तो 4 बॉन्ड बना सकता है, वह क्या 4 होते हैं ना कोवैलेंसी सेकंड पीरियड की। तो देखिए ये ऑक्सीजन, ये लोन पेयर, और यहां पर ये 2। तो बेटा ये 2 ही फ्लोरीन बॉन्ड बना सकते हैं। ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना। और फ्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी भी नहीं होती है, तो ये स्पीसीज एग्जिस्टेंस नहीं रखती है। तो ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल लिमिटेड है 2 स्पीसीज। ये जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान में रख लो ना, और समझा आपको पूरा दिया है। ये स्पीसीज और यहां पर 4 और 3 7 और 2 9, और स्टेरिक क्राउडिंग के साथ साथ मैंने एक और बताया था आपको, हाँ, तो एक और थी डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। इसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या क्या देखे थे, जैसे PH5 नहीं होती है, SH4 नहीं होती है, SH6 नहीं होती है, HCH2 नहीं होती है। ऐसे ही स्पीसीज जिनके टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। या फिर आपको डायरेक्ट याद करने का एक ट्रिक देखिए। ट्रिक ये है कि हाइड्रोजन कभी किसी को एक्साइट नहीं करवा पाता है। क्या, हाइड्रोजन किसी को एक्साइट नहीं करवा पाता है, ये तो एग्जिस्टेंस नहीं रखेगी। अब देखिए H2S होती है और PH3 होती है, ये हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग कर रही है, और ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग करेगी तो एग्जिस्टेंस हो सकता है। तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। जो जो स्पीसीज मैंने इस बोर्ड पर यहां पर मेंशन करवाई है, अगर इनको ध्यान में रख लोगे तो आई थिंक इसके अलावा जनरली नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे और भी लेक्चर्स आपके लिए अपलोड करें। थैंक यू।